Hello dear students, welcome to Civil Services Gurukul. Myself Ankush Sharma. Students, प्रीवियस 2 लेक्चर्स में हमने जो पीरियड कवर किया है फ्रॉम 1857 से लेकर 1885, आपने वो लेक्चर देख लिए हैं, देन वेरी गुड. अगर नहीं देखे हैं तो प्लीज आप पहले उन 2 लेक्चर्स को देखिए एंड गो थ्रू हो जाइए. ओके स्टूडेंट्स, फिर आपको ये लेक्चर क्लियर हो जाएगा. तो आज जो हम पीरियड कवर करने वाले हैं, ये पीरियड रहेगा फ्रॉम 1885 फॉर्मेशन ऑफ कांग्रेस टू 1905. 1905 में क्या हुआ था? पार्टीशन ऑफ बंगाल इफेक्ट में आया था एंड इंडिया में स्वदेशी मूवमेंट स्टार्ट हुआ था. तो ये जो पीरियड है आज हम इसको कवर करेंगे. इस लेक्चर को देखने के बाद आपको कुछ ऐसे टॉपिक्स में भी समझ में नहीं आते होंगे, जैसे इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1892, इसके बाद वेलबाई कमीशन, एपिडेमिक डिजीज एक्ट. तो ये सारी चीजें आज हम कवर करने वाले हैं. तो लेक्चर को लास्ट तक देखना है अगर आप सीरियस कैंडिडेट हैं और अच्छी तरीके से तैयारी कर रहे हैं यूपीएससी की. हाँ, अगर आप जो है टाइम पास कर रहे हैं देन अलग बात है. ओके स्टूडेंट्स, तो जेन्युइन कैंडिडेट के लिए ये लेक्चर्स जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट हैं. चलिए आगे बढ़ते हैं. 1885 में आप एक जेंटलमैन यहां पर देख रहे हैं, इनका नाम है एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, एओ ह्यूम. एओ ह्यूम एक मीटिंग बुलाते हैं. ये मीटिंग होती है बॉम्बे के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में. इंडिया के अबाउट 72 डेलीगेट्स इस मीटिंग में जो है पहुंचते हैं. स्टूडेंट इसको अटेंड करते हैं. इनमें से ज्यादातर लॉयर्स थे, कुछ ट्रेडर्स थे, कुछ काला बिजनेस थे, कुछ जमींदार थे. ये इस मीटिंग को अटेंड करते हैं और यहाँ पर एक पार्टी बनाई जाती है. इस पार्टी का नाम है इंडियन नेशनल कांग्रेस. डेट थी 28 दिसंबर 1885 को कांग्रेस फॉर्म होती है. ओके स्टूडेंट, इसके पीछे जो मेन है, आप कहेंगे मेन पर्सन जो है उनका नाम है एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, एओ ह्यूम. एक ब्रिटिश ऑफिसर, आईसीएस ऑफिसर हैं बट इस टाइम पर रिटायर्ड हैं. देन स्टूडेंट यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है, एक ब्रिटिश बंदा, इसका क्या इंटरेस्ट था कि ये कांग्रेस को फॉर्म कर रहा है. तो इधर एक थ्योरी स्टूडेंट आती है, थ्योरी का नाम है सेफ्टी वॉल्व थ्योरी. ओके, सेफ्टी वॉल्व थ्योरी को थोड़ा सा समझते हैं. सेफ्टी वॉल्व थ्योरी सेफ्टी वॉल्व थ्योरी ये फेमस होती है 1910 के बाद, जब एओ ह्यूम की डेथ हो जाती है और इनकी ऑटोबायोग्राफी लिखी गई. ऑटोबायोग्राफी लिखी थी विलियम वेडरबर्न. विलियम वेडरबर्न आपको याद रखना है कांग्रेस के प्रेसिडेंट रहे हैं ट्वाइस. तो 2 बार ये कांग्रेस के प्रेसिडेंट रहे हैं, ये हम अभी डिस्कस करेंगे. देन सेफ्टी वॉल्व थ्योरी क्या कहती है? सेफ्टी वॉल्व थ्योरी कहती है कि एओ ह्यूम ने कांग्रेस को बनाया था ब्रिटिश गवर्नमेंट को बचाने के लिए. ह्यूम को ये डर लग रहा है कि इंडिया में फिर से एक बहुत बड़ा रिवॉल्ट हो सकता है, जैसे अभी भी एक रिवॉल्ट हुआ था स्टूडेंट 57 का. तो ह्यूम को ये डर है, उनको ये फियर है कि फिर से इंडिया में एक रिवॉल्ट होगा. इस रिवॉल्ट को कैसे रोका जाए, तो उनके माइंड में एक आइडिया आया. आइडिया ये था कि अगर एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन बना दी जाए जो ब्रिटिश गवर्नमेंट एंड इंडियंस के बीच में एक ब्रिज का काम करे. ओके स्टूडेंट, तो इंडियंस एंड ब्रिटिश गवर्नमेंट के बीच में एक ब्रिज, एक पुल का काम करे. इंडियंस की जो ग्रीवेंसेस हैं इस ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू ब्रिटिश गवर्नमेंट को पता चल जाएंगी, टाइमली उनका सॉल्यूशन दे दिया जाएगा और इंडिया में जो डिस्कंटेंट है, जो गुस्सा है, वो एक्यूमुलेट नहीं होगा और ब्लास्ट नहीं होगा. तो इसलिए इसको कहते हैं सेफ्टी वॉल्व थ्योरी. तो कांग्रेस है सेफ्टी वॉल्व टू ब्रिटिश गवर्नमेंट. ये थ्योरी बहुत ज्यादा फेमस होती है. लाला लाजपत राय, रजनी पाम दत्त और कुछ आरएसएस के कुछ लीडर्स ने इसको पॉपुलराइज किया. एक्चुअल में थ्योरी अगर इसको सही माना जाए तो ये कहती है कि ह्यूम जो है वो ब्रिटिश इंटरेस्ट में काम कर रहे थे और हमारे अर्ली लीडर्स जिनको आप मॉडरेट के नाम से भी जानते हैं, ये ब्रिटिश इंटरेस्ट में काम कर रहे थे और इनका ऑब्जेक्टिव ब्रिटिश गवर्नमेंट को इंडिया में बचाना था. तो ये थ्योरी है जिसका नाम है सेफ्टी वॉल्व थ्योरी. अभी मैं इसमें डीप में नहीं जा रहा हूं बिकॉज स्टूडेंट यहाँ से क्वेश्चन आपको प्रीलिम्स में नहीं आएगा. चलिए आगे बढ़ते हैं. देन स्टूडेंट कांग्रेस फॉर्म हो जाती है. ओके, अब कांग्रेस फॉर्म होती है तो आप देखेंगे कांग्रेस, अब जब हम कांग्रेस को डिस्कस करेंगे तो 3 पार्ट्स में करेंगे. कांग्रेस को हम 3 पार्ट्स में डिस्कस करने वाले हैं. 1 मिनट देना स्टूडेंट्स. यस, तो कांग्रेस को अब 3 पार्ट्स में डिस्कस करेंगे. पहला जो कांग्रेस का फेज है इसको कहते हैं मॉडरेट पीरियड या मॉडरेट फेज.
सेकेंड जो पीरियड है कांग्रेस का, इसका नाम है एक्सट्रीमिस्ट पीरियड, और थर्ड जो पीरियड है इसको कहते हैं गांधीयन एरा। ओके, तो पहला जो पीरियड है मॉडरेट्स का फ्रॉम 1885 टू 1905, 1905 तक ये रहता है। ये जो पीरियड है एक्सट्रीमिस्ट पीरियड, ये रहता है स्टूडेंट फ्रॉम 1905 से लेकर 1918, और उसके बाद महात्मा गांधी का जो एरा है वो स्टार्ट होता है। तो 1919 से 1947 इस पीरियड को हम कहते हैं गांधीयन एरा। तो कांग्रेस जो है इस टाइप से कांग्रेस में वर्क चलने वाला है। कांग्रेस कहीं ना कहीं इसमें लीडरशिप प्रोवाइड कर रही है हमारा जो फ्रीडम स्ट्रगल है, बट ऐसा सोचना गलत होगा कि कांग्रेस ने आजादी दिलाई है, बिकॉज कांग्रेस का एक अपना रोल है। फिर दूसरी तरफ अगर हम देखें तो हमारे रेवोल्यूशनरीज हैं, उनका अपना रोल है। जब हम बात कर रहे हैं रेवोल्यूशनरीज, जैन आपके माइंड में आना चाहिए बॉम्ब एंड पिस्टल, लाइक सरदार भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, रास बिहारी बोस, अमीन चंद, बाल मुकुंद अवध बिहारी। तो इस टाइप के बहुत सारे हमारे रेवोल्यूशनरीज हैं जो हम डिस्कस करेंगे। देन स्टूडेंट, कांग्रेस को आप 3 पार्ट में पढ़ रहे हैं, ठीक है। ये अलग अलग पार्ट्स कांग्रेस के हैं, साथ में कुछ और ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जैसे एक पार्टी है सीपीआई, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, उसका भी रोल है आजादी में। रेवोल्यूशनरीज का रोल है, आजाद हिंद फौज का रोल है, तो वो भी हम टाइम टू टाइम डिस्कस करेंगे। तो बट हमें अभी फोकस करना है कांग्रेस पर। तो जो पहला पीरियड रहा कांग्रेस का, इसको कहते हैं मॉडरेट पीरियड। अब समझिए स्टूडेंट, तो कांग्रेस को जो लोग बनाते हैं, बॉम्बे में कांग्रेस बनती है, बॉम्बे में मीटिंग होती है, कॉलेज का नाम था गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज। इस मीटिंग को प्रिसाइड करते हैं WC बनर्जी, ये पहले प्रेसिडेंट हैं कांग्रेस के, बंगाल से आते हैं, WC बनर्जी, वोमेश चंद्र बनर्जी। 72 डेलीगेट इस मीटिंग में जाते हैं। ये डेलीगेट्स कौन थे? इससे पहले के जो लेक्चर्स हैं उनको याद करिए, उसमें हमने डिस्कस किया हुआ है कि 57 के बाद इंडिया में बहुत सारी रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस बनती हैं, इनको हम रीजनल पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस कह सकते हैं। ये रीजनल पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस पॉलिटिकल डिमांड्स करती हैं। लाइक आपको याद होगा हमने डिस्कस किया था ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, हमने डिस्कस किया था इंडियन एसोसिएशन, हमने डिस्कस किया था इंडिया लीग, हमने डिस्कस किया था स्टूडेंट मद्रास महाजन सभा, बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन। फॉर एग्जाम्पल कांग्रेस को बनाने वाले जो लीडर्स हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल इसमें है जस्टिस महादेव गोविंद रानाडे। जस्टिस महादेव गोविंद रानाडे ये बॉम्बे से आते हैं, पूना सार्वजनिक सभा के मेंबर हैं। उसके बाद आइए आप फिरोज शाह मेहता, बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन के ये फाउंडर हैं। बदरुद्दीन तैयब जी जो कांग्रेस के 3rd प्रेसिडेंट हैं एंड फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट हैं, ये बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन से रिलेटेड हैं। तो एक्चुअल में पहले जो रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस बनी उनमें जो लीडर्स काम कर रहे थे वो साथ में आकर एक ऑर्गेनाइजेशन बनाती हैं जिसकी ऑल इंडिया अपील हो। ओके स्टूडेंट, बिकॉज उनको समझ में आ गया था कि अलग अलग काम करने से कुछ मिलने वाला नहीं है। दैट्स वाई ये यूनिफाइड वे में अब ब्रिटिश गवर्नमेंट को चैलेंज करना चाहते हैं। बट इनका जो चैलेंज है ना वो आजादी के लिए नहीं है, ये केवल पॉलिटिकल राइट्स की डिमांड करने वाले हैं। ओके स्टूडेंट, तो इस पीरियड को हम कहते हैं मॉडरेट पीरियड। एक्चुअल में कांग्रेस के जो फाउंडर्स हैं उनको आप मॉडरेट कहते हैं। बट ये मॉडरेट वर्ड कहां से आया? ऐसा नहीं था कि स्टार्टिंग में जैसे ही कांग्रेस को फाउंड किया गया आपने बोल दिया मॉडरेट ने बनाया। नो, ये मॉडरेट वर्ड फेमस हुआ जब सूरत में एक्सट्रीमिस्ट एंड मॉडरेट अलग हो जाते हैं। आपने अगर पढ़ा है हिस्ट्री को तो आपको आइडिया होगा, सूरत स्प्लिट होती है 1907 में, जिसमें मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट अलग अलग हो गए थे। एक्चुअली मॉडरेट ने एक्सट्रीमिस्ट को कांग्रेस से एक्सपेल कर दिया था, तो उसको हम कहते हैं सूरत स्प्लिट। वहां से ये वर्ड फेमस हुए थे। एक ग्रुप बन गया था मॉडरेट और दूसरा ग्रुप उसका नाम हो गया था एक्सट्रीमिस्ट। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। तो स्टूडेंट यहां पर हम देखेंगे तो ये है मॉडरेट पीरियड जो स्टार्ट होगा 1885 से लेकर 1905। इस पीरियड पर हम आते हैं, और उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो हमें डिस्कस करनी है। यस स्टूडेंट, देखिए तो अब कांग्रेस बन चुकी थी। पहले प्रेसिडेंट थे वोमेश चंद्र बनर्जी। वोमेश चंद्र बनर्जी को अगर आप देखेंगे स्टूडेंट, तो ये वोमेश चंद्र बनर्जी आपको दिखाई दे रहे हैं, इनकी ये पिक है, बंगाल से आते हैं और फर्स्ट प्रेसिडेंट हैं कांग्रेस के। ठीक है, तो समझने का ट्राई करिए। उमेश चंद्र बनर्जी, अगर आप डायरेक्शन वाइज समझने का ट्राई करें तो देखिए, पहले प्रेसिडेंट बॉम्बे में मीटिंग होती है, उमेश चंद्र बनर्जी प्रिसाइड करते हैं। सेकंड मीटिंग होती है 1886, बिकॉज ये डिसाइड किया गया था कांग्रेस के सेशंस एवरी ईयर होंगे, और स्टार्टिंग में सेशन 3 डेज के लिए होते थे। जिस टाइम मतलब जिस डेट में कांग्रेस को फाउंड किया गया था 28 दिसंबर, उसके आसपास ये सेशंस होते थे।
तो आप देखेंगे पहला सेशन 1885 में बॉम्बे में हुआ, प्रेसाइडेड बाय उमेश चंद्र बनर्जी। सेकंड सेशन हुआ स्टूडेंट्स 1886 में, और ये सेशन होता है कैलकाटा में, प्रेसाइडेड बाय दादा भाई नेहरू, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। फेमस बुक का नाम पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। हमने इनके बारे में पहले भी डिस्कस किया हुआ है। फर्स्ट इंडियन है जो ब्रिटिश पार्लियामेंट के जो है मेंबर बने थे। तो स्टूडेंट यहाँ पर आप देखते हैं दादा भाई नेहरू जी। थर्ड जो सेशन होता है कांग्रेस का, ये होता है मद्रास में। आप डायरेक्शन को देखिए इंडिया में, बॉम्बे, कैलकाटा, मद्रास। मद्रास में जब सेशन होता है तो उसको प्रिसाइड करते हैं ये हैं स्टूडेंट बदरुद्दीन तैयब जी। ओके, उसके बाद नेक्स्ट जो सेशन होता है ये होता है स्टूडेंट इलाहाबाद, और इसको प्रिसाइड करते हैं जॉर्ज यूल। ओके स्टूडेंट, तो ये हैं जॉर्ज यूल, फर्स्ट फॉरेनर या आप कह सकते हैं इंग्लिशमैन जो कांग्रेस के सेशन को प्रिसाइड करते हैं। इनका नाम है जॉर्ज यूल। तो आप देखेंगे फर्स्ट प्रेसिडेंट वाज ए हिंदू, सेकंड प्रेसिडेंट वाज ए पारसी, थर्ड मुस्लिम एंड फोर्थ क्रिश्चियन। कांग्रेस क्या दिखाना चाह रही है, लाइक हम एक सेकुलर पार्टी हैं। ओके, तो फर्स्ट देखिए हिंदू, पारसी, मुस्लिम एंड क्रिश्चियन। इस टाइप से कांग्रेस जो है इसमें अपने 4 प्रेसिडेंट अलग अलग जो रिलीजन हैं वहां से देती है। आगे बढ़ते हैं। यस स्टूडेंट्स, कांग्रेस के 3 मेन जो है विमेन प्रेसिडेंट रही हैं। हम ये बात कर रहे हैं आजादी से पहले, ठीक है, बिफोर इंडिपेंडेंस। तो इसमें मेन हमारी जो विमेन प्रेसिडेंट है वो देखिए, फर्स्ट जो विमेन प्रेसिडेंट हैं ये इंडियन नहीं है, ये आयरिश लेडी हैं। ओके, आयरलैंड से आती हैं। इनका नाम है एनी बेसेंट। एनी बेसेंट 1917 कैलकाटा सेशन को प्रिसाइड करती हैं। ओके, 1917 कैलकाटा सेशन। उसके बाद सरोजनी नायडू, ये 1925 कानपुर सेशन को प्रिसाइड करती हैं। इससे 1 साल पहले बेलगांव में सेशन हुआ था, जिसको प्रिसाइड किया था महात्मा गांधी ने। आपको याद रखना है, फर्स्ट एंड लास्ट टाइम महात्मा गांधी ने बेलगांव सेशन को प्रिसाइड किया था। बट अगर आपसे क्वेश्चन आ जाता है कि महात्मा गांधी ने फर्स्ट ऐसा कौन सा सेशन था जिसको जो है वो पार्टिसिपेट करते हैं, इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, तो वो 1901 का सेशन था। आप याद रखना, महात्मा गांधी कांग्रेस का फर्स्ट सेशन जिसमें वो पार्टिसिपेट करते हैं वो था 1901 कैलकाटा सेशन, प्रेसाइडेड बाय डीई वाचा। आगे बढ़ते हैं। तो स्टूडेंट कैच क्या है, अगर आपसे क्वेश्चन आएगा, वैसे तो यूपीएससी नहीं पूछता है बट फिर भी मैं आपको कैच बता देता हूं। एनी बेसेंट ये इंडियन लेडी नहीं है, तो अगर आपसे क्वेश्चन आएगा फर्स्ट वुमन प्रेसिडेंट ऑफ फर्स्ट इंडियन वुमन प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस, देन आपका आंसर होगा सरोजनी नायडू। बट अगर आपसे क्वेश्चन आता है फर्स्ट वुमन प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस, देन आपका आंसर होगा एनी बेसेंट। उसके बाद नेली सेनगुप्ता। नेली सेनगुप्ता 1933 कैलकाटा सेशन को प्रेसाइड करती हैं। ओके, आजादी के बाद 2 प्रेसिडेंट और रही हैं, एक हैं श्रीमती इंदिरा गांधी जी, उसके बाद हैं सोनिया गांधी जी। ठीक है, तो इस टाइप से ये 5 लेडी जो हैं कांग्रेस की प्रेसिडेंट रही हैं। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। कुछ फॉरेनर्स हैं जो कांग्रेस के प्रेसिडेंट रहे हैं, ये नेम आपको याद रखने हैं। तो जैसे हमने अभी डिस्कस किया था, जॉर्ज यूल। जॉर्ज यूल ये प्रेसाइड करते हैं कांग्रेस के इलाहाबाद सेशन को। ये इलाहाबाद सेशन हुआ था 1888 में। ओके, उसके बाद देखते हैं विलियम वेडनबर्ग। विलियम वेडनबर्ग ने ही एओ ह्यूम की ऑटोबायोग्राफी लिखी है। ओके, तो विलियम वेडनबर्ग 1889 का जो बॉम्बे का सेशन होता है उसको प्रिसाइड करते हैं। बट एक कैच है, इन्होंने 2 बार कांग्रेस के सेशन को प्रिसाइड किया है। फर्स्ट टाइम 1889 बॉम्बे एंड सेकंड टाइम 1910 1910 इलाहाबाद सेशन। इलाहाबाद जिसको आप प्रेजेंट में जानते हैं प्रयागराज के नाम से। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट। अल्फ्रेड वेब 1894 मद्रास सेशन को प्रिसाइड करते हैं। हेनरी जे कॉटन 1904 बॉम्बे सेशन को प्रिसाइड करते हैं। एंड एनी बेसेंट जो भी मैंने आपको डिस्कस किया ही था 1917 कैलकाटा सेशन को प्रिसाइड करती हैं। तो ये कुछ फॉरेनर्स हैं जिन्होंने कांग्रेस के जो है सेशन को प्रिसाइड किया है। ओके स्टूडेंट, ये नेम आपको याद रखने हैं। फिर से देखिए, जॉर्ज यूल, विलियम वेडनबर्ग। अगर आपसे क्वेश्चन आता है ट्वाइस, ऐसा कौन सा फॉरेनर है जो ट्वाइस कांग्रेस का प्रेसिडेंट रहता है, तो आपका आंसर क्या होगा, विलियम वेडनबर्ग। अल्फ्रेड वेब, उसके बाद हेनरी कॉटन एंड एनी बेसेंट। आगे बढ़ते हैं। यस, तो स्टूडेंट आप देखेंगे कांग्रेस बन चुकी थी, कांग्रेस फॉर्म हो जाती है।
कांग्रेस के फाउंडर्स को आप मॉडरेट्स के नाम से जानते हैं। इंपॉर्टेंट अगर हम लीडर्स की बात करें जिन्होंने कांग्रेस को फाउंड किया था या जिन्होंने ज्वाइन किया था स्टार्टिंग में कांग्रेस को, तो ये हैं जस्टिस महादेव गोविंद रानाडे, ये हैं गुरु ऑफ गोपाल कृष्ण गोखले, एंड गोपाल कृष्ण गोखले पॉलिटिकल मेंटोर है महात्मा गांधी के। सेकंड नेम आएगा गोपाल कृष्ण गोखले का। थर्ड नेम आएगा दादा भाई नेहरू जी का, फिरोज शाह मेहता का, बदरुद्दीन तैयब जी का। साउथ इंडिया से जी सुब्रमण्यम अय्यर, जो हिंदू न्यूज़पेपर है उसके फाउंडर हैं जी सुब्रमण्यम अय्यर। उसके बाद नेम आएगा रमेश चंद्र दत्त, इन्होंने एक बुक लिखी है इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया, रमेश चंद्र दत्त। उसके बाद स्टूडेंट नेम आएगा हमारे जो है बंगाल के लीडर्स का सुरेंद्रनाथ बैनर्जी, उमेश चंद्र बैनर्जी, जो फर्स्ट प्रेसिडेंट भी थे कांग्रेस के। तो ये कुछ लीडर्स हैं जो कांग्रेस को स्टार्टिंग में जो है लीडरशिप प्रोवाइड कर रहे हैं। ओके स्टूडेंट, इन लीडर्स को आप क्या बोलते हैं? मॉडरेट्स। तो मॉडरेट जो है इन्होंने कुछ डिसीजंस लिए अर्ली सेशंस में। वो डिसीजंस क्या थे? फर्स्ट, इन्होंने डिसाइड किया कि कांग्रेस ऐसा कोई भी इशू टच नहीं करेगी जिससे एक सेक्शन सोसाइटी का इनसे अलग हो जाए। फॉर एग्जांपल, अगर मान लेते हैं कि कांग्रेस के लीडर बात करते हैं स्टार्टिंग में कि हमें जो है अनटचेबिलिटी को खत्म करना है, तो इंडिया में एक सेक्शन होगा जो कांग्रेस से अलग हो जाएगा। तो दैट्स वाई ये सोशल इश्यूज को भी टच नहीं करेंगे। तो स्टार्टिंग में आप याद रखना, कांग्रेस के लीडर सोशल इश्यूज को टच नहीं करते हैं। फॉर एग्जांपल, विमेन इंपावरमेंट की बात नहीं करेंगे, बिकॉज वहां पर भी क्या होगा, एक सेक्शन अलग हो जाएगा इनसे। तो इस टाइप का कोई भी इशू टच नहीं करना है जिससे कोई भी एक ग्रुप नाराज हो जाए। सेकेंड, उन्होंने डिसाइड किया कि कांग्रेस के सेशंस इंडिया के डिफरेंट पार्ट्स में होंगे, और ये आपने देखा भी, पहला सेशन बॉम्बे में, सेकंड सेशन कैलकाटा में, थर्ड सेशन मद्रास में, एंड फोर्थ सेशन इलाहाबाद में होता है। ओके स्टूडेंट, तो 4 कॉर्नर्स को ये टच करते हैं। ये कैसे पॉसिबल हुआ? बिकॉज ऑफ रेलवेज। तो रेलवेज के थ्रू ये पॉसिबल हुआ। थर्ड, इन्होंने डिसाइड किया जिस एरिया में, जिस टेरिटरी में सेशन होगा, उस टेरिटरी का लीडर प्रेसिडेंट नहीं बनेगा। ये पॉइंट आप याद रखना, जो जिस एरिया में सेशन होगा उस एरिया का लीडर जो है प्रेसिडेंट नहीं बनेगा उस सेशन का। ओके स्टूडेंट, अब सेशन में होता क्या था? तो 3 डेज के लिए सेशन होते थे। सेशन के बाद एक रेजोल्यूशन पास होता था। रेजोल्यूशंस में कुछ डिमांड होती थी। क्या डिमांड्स होती थी स्टूडेंट? तो उनकी डिमांड्स, कुछ इंपॉर्टेंट डिमांड्स मैं आपको डिस्कस करता हूँ। पहले इनकी डिमांड होती थी जो लेजिस्लेटिव काउंसिल्स हैं, 2 टाइप की लेजिस्लेटिव काउंसिल हैं, एक है हमारी सेंटर में और दूसरी है प्रोविंशियल। तो डिमांड करते हैं सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल एज वेल एज प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल, इनमें इंडियंस के नंबर बढ़ा दीजिए और इंडियंस को ज्यादा पावर दे दीजिए। ठीक है स्टूडेंट। सेकंड, इनकी डिमांड होती थी आईसीएस का जो एग्जाम आप लंदन में कंडक्ट कराते हैं उसको साइमल्टेनियसली इंडिया में भी कंडक्ट कराइए। तो लंदन में कराइए, हमें कोई इश्यू नहीं है, बट इंडिया में भी कराना होगा। ठीक है। थर्ड, इनकी डिमांड होती थी जो सॉल्ट टैक्स है उसको अबोलिश कर दीजिए। नेक्स्ट, इनकी डिमांड होती थी जो डेवलपमेंट है उस पर ज्यादा पैसा खर्च करिए और जो मिलिट्री है उस पर आप कम पैसा खर्च करिए। नेक्स्ट, इनकी डिमांड होती थी स्टूडेंट इरिगेशन फैसिलिटीज को एक्सटेंड करिए। इनकी एक बहुत फेमस डिमांड रही परमानेंट सेटलमेंट को बंगाल से बाहर दूसरे एरिया में भी लेकर जाइए। एक्चुअल में इनका मानना था कि परमानेंट सेटलमेंट में लगान कलेक्ट करने वाले जमींदार इंडियन होते हैं, तो कहीं ना कहीं वो ब्रिटिशर से अच्छी हैं। तो दैट्स वाई ये मानते थे कि जो परमानेंट सेटलमेंट है वो रेवतवाड़ी से और महालवाड़ी से अच्छा है, और दैट्स वाई ये डिमांड आती है। स्टूडेंट, ये जो हमारे लीडर्स हैं मॉडरेट्स, ये आजादी की डिमांड नहीं करते हैं, ये स्वराज की डिमांड नहीं करते हैं। ये पॉइंट भी आपको याद रखना होगा। स्वराज की डिमांड बहुत बाद में जाकर आती है, स्टार्टिंग में आजादी और स्वराज इस टाइप की कोई भी डिमांड नहीं थी। वाई? बिकॉज ये मानते थे कि ब्रिटिश रूल जो है वो एज सच गलत नहीं है, और कुछ मॉडरेट ये भी मानते थे कि इंडिया का डेवलपमेंट अगर हो सकता है तो वो किसके अंडर में होगा? तो वो ब्रिटिशर्स के अंडर में ही हो सकता है, कि मॉडरेट्स मानते थे। ठीक है स्टूडेंट, तो ब्रिटिशर्स हमारा डेवलपमेंट कर सकते हैं। हाँ, इनका मानना था कि ब्रिटिशर्स से कुछ गलतियां हो रही हैं, वो समझ नहीं पा रहे हैं, इंडियंस को कुछ ग्रीवेंसेस हैं, और दैट्स वाई अगर हम ब्रिटिशर्स को बताएंगे कि आपसे ये गलतियां हो रही हैं तो वो उनका सॉल्यूशन देंगे। तो इस टाइप से इनकी थिंकिंग रहती थी स्टूडेंट्स। बट कुछ मॉडरेट्स ने बहुत अच्छा काम किया। मॉडरेट जो थे उन्होंने हमें ये बताया, इंडियंस को ये बताया कि हम क्यों गरीब हैं। दादा भाई नेहरू जी ने बुक लिखी पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में उन्होंने बताया कि हमारा पैसा कैसे लूट कर बाहर ले जाया जा रहा है। रोमेश चंद्र दत्त की बुक इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया, इसमें भी उन्होंने एस्टिमेट बताए हैं, एस्टिमेट लगाए हैं, बताया कितना पैसा हमारा बाहर गया लूट कर। ठीक है स्टूडेंट। उसके बाद अब देखेंगे जी सुब्रमण्यम अय्यर, इन्होंने भी ऐसे लिखे हैं जो हमारा पैसा बाहर जा रहा है, इसको हम कहते हैं ड्रेन ऑफ वेल्थ।
इसके बाद हम देखते हैं स्टूडेंट जस्टिस महादेव गोविंद रानाडे एंड डीई वाचा। ये कुछ लीडर्स हैं जो ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी जो है हमारी ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी, जिसमें हमें बताया गया कि कैसे इंडिया की कैपिटल पैसा बाहर जा रहा है, तो इसके बारे में जो है मैं बताने वाली ये कुछ लीडर्स हैं जिन्होंने इनके ऊपर एसेज लिखे, बुक्स लिखी। ओके स्टूडेंट, ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी को बाद में आने वाले एक्सट्रीमिस्ट इवन महात्मा गांधी ने भी यूज किया, और उन्होंने सिंपल वर्ड्स में इंडियंस को ये समझाया कि अगर हम गरीब हैं, हम पुअर हैं, तो बिकॉज इसलिए कि हमारा पैसा कौन लूट कर ले जा रहा है, ब्रिटिशर्स। इंडिया में कैपिटल फॉर्मेशन नहीं हो रहा है, कैपिटल फॉर्मेशन अगर नहीं होगा तो इंडस्ट्रीज नहीं लगेंगी, और दैट्स व्हाई स्टूडेंट आपको पता है ब्रिटिशर्स के टाइम पर जो वर्ड हम यूज करते हैं वो है डी इंडस्ट्रियलाइजेशन, नॉट इंडस्ट्रियलाइजेशन। ये वो पीरियड था जब यूरोप में क्या चल रहा है, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के टाइम पर यूरोप में फैक्ट्रीज कहां लग रही थी, अर्बन एरियाज में। फैक्ट्रीज में काम करने के लिए जो वर्कर्स है वो कहां से जा रहे थे, विलेजेस से। तो माइग्रेशन हो रहा था फ्रॉम विलेजेस टू अर्बन एरिया। बट इंडिया में क्या हो रहा था, डी इंडस्ट्रियलाइजेशन, और इंडिया में जो माइग्रेशन हो रहा था फ्रॉम अर्बन एरियाज टू विलेजेस। ये पॉइंट आपको याद रखना है। देन स्टूडेंट इस टाइप से कांग्रेस बन जाती है। कांग्रेस के स्टार्टिंग में जो लीडर्स उनको मॉडरेट लीडर बोला गया। मॉडरेट क्यों बोला गया, बिकॉज इनके ऑब्जेक्टिव मॉडरेट थे, इनकी डिमांड्स अभी मैंने आपको डिस्कस करी वो मॉडरेट थी, इनके मेथड्स भी मॉडरेट थे। इनके मेथड्स को बोला जाता है पीपीपी, कुछ बुक्स में लिखा गया है पीपीएम। ओके स्टूडेंट्स, चलिए ये समझते हैं। यस, तो पीपीएम, पीपीएम क्या है, प्रेयर पेटिशंस मेमोरेंडम्स। ओके, कुछ बुक्स में दिया गया पीपीपी, प्रेयर पेटिशंस पीसफुल प्रोटेस्ट। ओके, जैसे फॉर एग्जांपल सेशन हुआ, एक रेजोल्यूशन पास किया गया, रेजोल्यूशन में क्या लिखा हुआ है, माय लॉर्ड प्लीज ये कर दीजिए, क्या कर दीजिए, जो मैंने आपको डिमांड्स बताई थी। कौन सी डिमांड है, जो आईसीएस के एग्जाम है इंडिया में कंडक्ट कराइए, ज्यादा पावर दीजिए इंडियंस को असेंबलीज में, सेपरेशन करिए किसका, जुडिशरी का और एग्जेक्टिव का। इस टाइप से इनकी डिमांड होती है। जो लिखते कैसे थे, माय लॉर्ड प्लीज ये कर दीजिए, और उसके बाद ये जो है रेजोल्यूशन भेज दिया ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने देखा कि ओके इनका रेजोल्यूशन आ गया है, फाड़ा डस्टबिन में डाल दिया। अब ये जो लीडर्स हैं इन्होंने अपना सेशन जो है उसमें पार्टिसिपेट किया, 3 दिन के बाद अपने अपने एरिया में वापस चले गए और अपने अपने काम धंधे में लग गए। 1 साल के बाद इनको याद आया कि यार फिर से सेशन करना है, तो जल्दी से जल्दी वेन्यू डिसाइड किया गया। स्टार्टिंग में ये भी हुआ था कि जो वेन्यू है वो किसने इनके लिए अरेंज किया था, स्टूडेंट ब्रिटिशर्स ने इनके लिए वेन्यू अरेंज किया था कि आइए और इधर जो है मीटिंग करिए। जैसे सेकंड सेशन जो हुआ कैलकाटा में, तो उस टाइम पर जो वायसरॉय है इसका नाम है लॉर्ड डफरिन। सेकंड सेशन के टाइम पर, या आप कह सकते हैं कांग्रेस का जब फॉर्मेशन हुआ है तो लॉर्ड डफरिन वायसरॉय है। तो जब सेकंड सेशन हुआ कैलकाटा में होता है, तो लॉर्ड डफरिन जो ये लोग सब पहुंचे हुए थे कैलकाटा में, इनको इनवाइट करता है लंच के लिए। बट क्या कहता है, वो कहता है कि मैंने कांग्रेस के लीडर्स को इनवाइट नहीं किया है, मैंने कुछ इंपॉर्टेंट वीआईपी लोगों को इनवाइट किया है जो कैलकाटा आए हुए। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ पर लॉर्ड डफरिन भी कहीं ना कहीं एक गैप मेंटेन करना चाहता है कांग्रेस के साथ। तो इस टाइप की चीजें चल रही थी। 3 दिन सेशन होता था, रेजोल्यूशन पास होता था, ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास भेज दिया जाता था, और उसके बाद जो है अपने अपने काम धंधे में, जैसे मैंने आपको बताया, सब लोग लग जाते थे। 1 साल के बाद फिर से सेशंस में आते थे। अब देखते थे कि यार रेजोल्यूशन जो पास हुआ था लास्ट सेशन में, उसमें क्या हुआ, ब्रिटिशर्स ने कोई बात मानी नहीं मानी, तो देखा कि कुछ नहीं माना, तो डरने की कोई बात नहीं है। इनके पास प्लान बी था। प्लान बी क्या था इनका, प्लान ए। आप समझ गए होंगे स्टूडेंट्स, लाइक तो प्लान बी क्या है, फिर से वो रेजोल्यूशन रिपीट किए जाएंगे और ब्रिटिशर्स के सामने उनको भेज दिया जाएगा। तो आप कहेंगे सर फिर क्या हम इस पीरियड को फ्रीडम स्ट्रगल का पार्ट मान सकते हैं? यस, मान सकते हैं। व्हाई? क्योंकि इन्होंने एक बेस क्रिएट कर दिया। स्टूडेंट आपको समझना होगा मॉडरेट के सामने लिमिटेशंस क्या हैं। मॉडरेट उस टाइम पर वर्क कर रहे हैं जब इंडिया में या इंडियंस में जो अवेकनिंग है वो बहुत कम है। इंडियंस को ये समझाना पड़ेगा कि ब्रिटिश गवर्नमेंट अगर कुछ गलत कर रही है तो वो गलत क्या है। ओके, जैसे ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी, बिकॉज बहुत सारे इंडियंस से मानने लगे थे कि ब्रिटिशर तो हमारे अच्छा काम कर रहे हैं। आप सोचिए रेलवे, तो रेलवे में एक बंदा बैठा, अपने ससुराल जाना है उसने, पहले तो वो उसमें जा रहा है ब्लॉक कार्ट में, अभी रेलवे में बैठा, बहुत जल्दी पहुंच गया, बोला यार बड़ा अच्छा काम किया है ब्रिटिशर्स। तो इंडियंस को ये समझाना कि भाई ये जो काम है रेलवे का, ये तो उन्होंने अपने इंटरेस्ट में किया है, ये हम बाद में डिस्कस करते हैं क्या इंटरेस्ट था इनका। तो ये चीजें जो समझाई गई हैं, ये मॉडरेट का वर्क था। इन्होंने एक बेस क्रिएट कर दिया इंडिया में, और उन्होंने बताया कि ब्रिटिशर्स अगर गलत हैं तो क्यों गलत हैं,
और अगर हमें इंडिया से उन्हें बाहर करना है तो क्यों करना है। ओके स्टूडेंट, ये पॉइंट आपको याद रखना। चीजें चल रही थी 1890s के आसपास, कांग्रेस में कुछ न्यू टाइप की लीडरशिप एंट्री करती है, यंगर जनरेशन, एंग्री यंग। स्टूडेंट ये यंगर जनरेशन कौन है? राइट, महाराष्ट्र से आते हैं बाल गंगाधर तिलक, पंजाब से आते हैं लाला लाजपत राय, लाला लाजपत राय वाज द मेंबर ऑफ आर्य समाज, बंगाल से आते हैं अरविंदो घोष, विपिन चंद्र पाल। तो आप देखते हैं इसमें लाल बाल पाल, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक एंड विपिन चंद्र पाल। ये जो स्टूडेंट हमारे लीडर्स हैं, इनको बाद में जो है एक्सट्रीमिस्ट बोला गया। तो ये एंट्री करते हैं, इन्होंने देखा कि कांग्रेस का वर्क करने का तरीका तो इनको समझ में नहीं आ रहा है। कुछ लीडर्स ने बोला कि भाई ये आप क्या कर रहे हैं। तो हमारे जो लीडर्स इन्होंने बोला कि बेचारे थक जाते हैं पूरे साल काम करते हुए, इसलिए 3 डेज के लिए कांग्रेस के सेशंस में आते हैं, इससे थोड़ा रिफ्रेश हो जाता है। एक हमारे लीडर उन्होंने बोला कि अगर आप मेढक की तरह, सेम वर्ड यूज कर रहा हूँ, फ्रॉक की तरह टर्टर करेंगे तो आपको कुछ मिलने वाला नहीं है, पॉलिटिकल राइट के लिए लड़ना पड़ेगा। तो ये जो हमारे लीडर्स हैं, इन्होंने बोला कि आपके पास एक्चुअल में प्लान बी है ही नहीं है, आपके पास प्लान बी होना चाहिए। और वो प्लान बी क्या हो सकता है? तो स्टूडेंट इन्होंने वो प्लान बी दिया, स्वदेशी एंड बायकॉट। स्वदेशी एंड बायकॉट की बात हुई, बट मॉडरेट इनकी आइडियोलॉजी को फॉलो करने के लिए अभी रेडी नहीं थे स्टूडेंट, वो स्वदेशी एंड बायकॉट को मानने के लिए रेडी नहीं थे। तो ये दिक्कतें चल रही थी। अच्छा, ब्रिटिश गवर्नमेंट को समझ में आ रहा था कि इंडिया में पॉलिटिकल अवेकनिंग आ रही है, तो हम ऐसा भी नहीं कर सकते कि इंडियंस को कुछ ना दें। तो इसलिए स्टूडेंट जैसे जैसे इंडिया में पॉलिटिकल अवेकनिंग बढ़ेगी, इंडियंस को टाइम टू टाइम लॉलीपॉप दिया जाएगा। लॉलीपॉप क्या है? एक्ट्स। तो इस टाइम पर कांग्रेस के प्रेशर में आकर ब्रिटिश गवर्नमेंट ने फिर से एक एक्ट बनाया, इसका नाम है इंडियन काउंसिल्स एक्ट ऑफ 1892। आपको याद रखना है, इंडियन काउंसिल्स एक्ट ऑफ 1892 इंडियन काउंसिल्स एक्ट ऑफ 1861 का, ठीक है, उसमें एक अमेंडमेंट है। इंडियन काउंसिल्स एक्ट 1861 आया था, उसमें अमेंडमेंट किया गया और क्या बना फिर? इंडियन काउंसिल्स एक्ट ऑफ 1892। यस, तो स्टूडेंट इस एक्ट को समझिए। अब फिर से इसका नाम देखिए, इंडियन काउंसिल्स एक्ट ऑफ 1892। तो उसने फिर से किसमें चेंजेस किए? काउंसिल्स में चेंजेस किए। हमारे लीडर्स की क्या डिमांड होती थी? मोर रिप्रेजेंटेशन इन सेंट्रल एज वेल एज प्रोविंशियल काउंसिल्स। तो इंडियंस की ये बात मानी गई और हमारे नंबर्स जो है काउंसिल्स में बढ़ा दिए गए। ये जो एक्ट है स्टूडेंट, ये इलेक्शन वर्ड भी इसमें यूज किया गया था, बट जो इलेक्शन वर्ड है उसको जानबूझकर थोड़ा सा छुपाने का भी ट्राई किया गया, वो मैं आपको अभी समझाता हूँ, तो समझने का ट्राई करिए स्टूडेंट। इस एक्ट में ये बोला गया कि जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है, जिसमें सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल की पहले बात करते हैं, तो सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल, उसमें एडिशनल मेंबर्स ऐड किए जाएंगे। ओके, तो कितने एडिशनल मेंबर्स ऐड होंगे? 10 to 16 ये लिमिट थी, मतलब 10 से कम नहीं हो सकते, 16 से ज्यादा नहीं हो सकते। तो जब भी इस टाइप से लिमिट आपके सामने आएगी तो आपको अपर लिमिट लेनी है। तो यहाँ पर कितने एडिशनल मेंबर्स ऐड होंगे? 16 मेंबर्स। ओके, अब समझने का ट्राई करिए। याद करिए रेगुलेटिंग एक्ट, आपने अगर रेगुलेटिंग एक्ट को पढ़ा है तो वहां पर जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल था उसके साथ एक काउंसिल ऐड की गई थी। कितने मेंबर्स थे उस काउंसिल में? 4। क्लियर। अब हम बढ़ते हैं पिट्स ऑफ इंडिया एक्ट। पिट्स इंडिया एक्ट में ये जो काउंसलर्स थे, ठीक है, गवर्नर जनरल के साथ जो काउंसिल थी उसमें जो मेंबर्स, इनको हम काउंसलर्स बोलते हैं, तो वहां पर 4 से जो है कम करके 3 काउंसलर्स कर दिए गए थे। क्लियर स्टूडेंट। तो पिट्स इंडिया एक्ट में 3 काउंसलर्स हो गए थे। फिर आया 1833 1833 का चार्टर एक्ट। 1833 का चार्टर एक्ट, इस एक्ट में गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बन गया, प्लस 3 मेंबर्स तो पहले से थे, 1 मेंबर और ऐड कर दिया गया। इसको कहते हैं लॉ मेंबर। क्या बोलते हैं स्टूडेंट? लॉर्ड मेंबर। और फर्स्ट जो पोस्ट है वो मिली लॉर्ड मैकॉले को। लॉर्ड मैकॉले का नाम आपने सुना है। तो इस टाइप के स्टूडेंट अब कितने मेंबर हो गए? गवर्नर ऑफ इंडिया प्लस 3 प्लस 1, ये लॉ मेंबर था। उसके बाद 1853 का एक्ट आया। तो जो 53 का एक्ट है वो इस लॉ मेंबर को परमानेंट मेंबर बना देता है, मतलब एग्जेक्टिव मेंबर बना देता है। ठीक है। उसके बाद स्टूडेंट 53 के एक्ट के बाद जो है 61 का एक्ट आया, उसमें फिर से एक मेंबर जो था वो एग्जेक्टिव मेंबर ऐड कर दिया गया। इसको बोलते हैं ज्यूरिस्ट। अगर आपने पहले वाले लेक्चर नहीं देखे तो देखिए, उसमें मैंने डिस्कस किया हुआ है। ठीक है। तो कितने मेंबर्स हो गए टोटल? 5। उसके बाद जो एक मेंबर है वो ऐड किया गया 1872 में, इसको कहते हैं पीडब्ल्यूडी मेंबर। तो टोटल एग्जेक्टिव मेंबर कितने हो गए? 6। ठीक है स्टूडेंट, तो समझिए
तो 6 तो हो गए एग्जेक्टिव मेंबर, प्लस अब इन्होंने बोला एडिशनल मेंबर कितने होंगे, नॉट लेस देन 10 एंड नॉट मोर देन 16। तो यहाँ पर कौन सी लिमिट लेंगे, 16 वाली लिमिट लेंगे हम। तो अब आप 16 वाली लिमिट को ले लीजिए, 16 नंबर ले लीजिए, और टोटल मेंबर्स कितने हो गए काउंसिल में, 22। क्लियर। इसमें गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया हमने ऐड नहीं किया, तो 22 मेंबर्स हो गए। 22 में से जो 6 हैं ये तो एग्जेक्टिव मेंबर्स हैं, ये पॉइंट क्लियर हो रहा है स्टूडेंट। तो 6 जो है वो तो एग्जेक्टिव मेंबर हैं, इस टाइप से समझिए परमानेंट मेंबर्स हैं। जो 16 है स्टूडेंट, ठीक है, इसमें से आपको याद रखना है जो 16 है इसमें से 6 हैं ऑफिशियल्स, 6 मेंबर्स हैं ऑफिशियल्स, एंड जो रिमेनिंग बचे आपके 10 ये हैं नॉन ऑफिशियल्स, नॉन ऑफिशियल्स। ठीक है। अब आप कहेंगे सर ये ऑफिशियल्स क्या हैं, तो देखो 6 तो हो गए परमानेंट मेंबर, इनको हटा दो आप। अब आपके पास कितने बचे, 22 में से 16 में से आप देखेंगे 6 फिर से ऑफिशियल हो गए। ऑफिशियल कौन होते हैं, ऐसा मेंबर जो पहले से क्राउन की सर्विस में है। ओके, फिर से समझिए, ऐसा मेंबर जो पहले से क्राउन की सर्विस में है उसको अगर काउंसिल में भेजा गया तो वो ऑफिशियल मेंबर कहलाएगा। अगर तो इसका इलेक्शन हुआ तो ये इलेक्टेड ऑफिशियल मेंबर कहलाएगा, अगर इसका नॉमिनेशन हुआ तो नॉमिनेटेड ऑफिशियल मेंबर कहलाएगा। बट स्टूडेंट आप याद रखना, जो ऑफिशियल्स होते थे उनका ऑलवेज क्या होता था, नॉमिनेशन ही होता था। तो 6 तो हो गए ऑफिशियल, 10 बचे नॉन ऑफिशियल। इंडियंस की एंट्री जो काउंसिल्स में होती थी वो किस कैटेगरी के अंडर में होती थी, तो मोर और लेस नॉन ऑफिशियल कैटेगरी के अंडर में हमारी एंट्री होती थी। नॉन ऑफिशियल कितने मेंबर्स हो गए, 10। अब 10 में देखिए स्टूडेंट, 5 जो है इनको फिर से नॉमिनेट किया जाएगा। कौन नॉमिनेट करेगा, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। तो 5 मेंबर्स को फिर से नॉमिनेट किया जाएगा। तो अब इनका नेम आप जो है समझिए क्या होगा, तो आप इनको क्या बोलेंगे, नॉमिनेटेड नॉन ऑफिशियल मेंबर्स। क्लियर हो गया। अब बचे 5 स्टूडेंट, इनका इलेक्शन होगा। तो अब आप इनका नाम बताइए मुझे, आप समझ गए होंगे, इलेक्टेड नॉन ऑफिशियल मेंबर्स। फिर से देखिए, तो टोटल मेंबर्स कितने हो गए, 22। 22 में से परमानेंट कितने हैं, 6, इनको अलग कर दीजिए, बचे कितने, 16। 16 में से 6 जो है क्या है स्टूडेंट, ऑफिशियल। कितने बचे अब, 10। 10 क्या है, नॉन ऑफिशियल्स। नॉन ऑफिशियल्स को 5 और 5 में डिवाइड कर दीजिए। 5 जो नॉन ऑफिशियल्स आएंगे ये कैसे आएंगे, थ्रू नॉमिनेशन, और ये जो 5 आएंगे ये कैसे आएंगे, थ्रू इलेक्शन। तो यहां पर इनका इलेक्शन हो रहा है, बट इलेक्शन कैसे हो रहा है ये आपको समझना पड़ेगा। तो इलेक्शन कैसे होगा स्टूडेंट, तो ये आपको याद रखना है, बंगाल, बॉम्बे, मद्रास एंड एनडब्ल्यूपी। ये एनडब्ल्यूएफपी नहीं है, बंगाल, बॉम्बे, मद्रास एंड एनडब्ल्यूपी, नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस। हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है, ये यूपी का वेस्टर्न पार्ट, इसको एनडब्ल्यूपी बोलते थे, एंड यूपी का जो ईस्टर्न पार्ट है इसको अवध बोलते थे। इन दोनों को जब मिला दिया गया, साथ में लाया गया, तो इनको क्या बोला गया, यूनाइटेड प्रोविंस। क्लियर। तो अब देखिए बंगाल, यहां पर जो काउंसिल है, कौन सी काउंसिल होगी, प्रोविंशियल काउंसिल। प्रोविंशियल काउंसिल में जो नॉन ऑफिशियल मेंबर हैं वो अपने बीच में से एक नॉन ऑफिशियल को इलेक्ट करके भेजेंगे सेंट्रल लेजिस्लेचर में। इसी टाइप से बॉम्बे की जो प्रोविंशियल काउंसिल है वहां पर जो मेंबर्स, उनमें से जो नॉन ऑफिशियल्स हैं वो अपने बीच में से एक मेंबर को इलेक्ट करके भेजेंगे सेंट्रल लेजिस्लेचर में। इसी टाइप से मद्रास से होगा, इसी टाइप से एनडब्ल्यूपी से होगा। आप कहेंगे सर एक मेंबर रह गया, यस। तो कैलकाटा चैम्बर ऑफ कॉमर्स, मतलब जो कैलकाटा में बिजनेस जो ग्रुप है, बिजनेस मतलब बिजनेसमैन जो है, वो अपने बीच में से एक मेंबर को इलेक्ट करके भेजेंगे। तो इस टाइप से 5 मेंबर्स का इलेक्शन होगा। अब समझिए, ये 5 मेंबर्स इलेक्ट करके आपने कहां भेजे, सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में। जब ये सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में पहुंचे तो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया ने इनको फिर से क्या लिख दिया, नॉमिनेटेड मेंबर्स। ओके स्टूडेंट, तो फिर से इनको नॉमिनेट कर दिया सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में। तो जानबूझकर इलेक्शन वर्ड को दबाने का ट्राई किया। ठीक है, उसके बाद भी अगर कोई डाउट हो तो आप मेरे से पूछ लेना। आगे बढ़ते हैं। ये जो एक्ट है स्टूडेंट, ये हमारे मेंबर्स को जो एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है, लाइक बजट जिसको आप बोलते हैं, उस पर डिस्कशन का राइट देता है कि आप डिस्कस कर सकते हैं, बट वोटिंग नहीं हो सकती थी। ठीक है, अगर कोई इंपॉर्टेंट पब्लिक मैटर है तो आप 6 दिन 6 डे का नोटिस दीजिए और उस पर भी क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो इस टाइप से ये था इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1892। जो प्रोविंशियल लेजिस्लेचर थे वहां पर भी इंडियन के नंबर को उन्होंने बढ़ा दिया था। बट किस कैटेगरी में एंट्री होगी आप समझ गए होंगे, नॉन ऑफिशियल कैटेगरी में इंडियंस की एंट्री होती थी काउंसिल्स में। ओके स्टूडेंट, आगे बढ़े।
चलिए आगे बढ़ते हैं। कांग्रेस का प्रेशर बढ़ता जा रहा था और कांग्रेस की एक डिमांड थी कि जो आप खर्चा कर रहे हैं डेवलपमेंट पर, ये बहुत कम है, इसको आप थोड़ा बढ़ाइए। तो ब्रिटिशर्स ने फिर एक कमीशन बनाया स्टूडेंट। ये कमीशन फेमस हुआ वेलबाई कमीशन के नाम से। वेलबाई इसके चेयरमैन थे। इसका जो ऑफिशियल नेम है वो है रॉयल कमीशन ऑन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एक्सपेंडिचर ऑफ इंडिया। ओके, इसके हेड कौन थे? वेलबाई, और जैसे इसका नाम क्या पड़ा? वेलबाई कमीशन 1895। इसमें इंडिया के कुछ लीडर्स हैं, जैसे आप देखेंगे स्टूडेंट, इसमें हमारे कुछ लीडर्स थे। दादा भाई नेहरू जी इसका पार्ट थे। ओके, दादा भाई नेहरू जी 2 बार ऐड हो गए, तो दादा भाई नेहरू जी इसका पार्ट थे और कुछ इंडियंस थे। वेलबाई के हेड थे। टी आर बुकानन इसमें थे। विलियम वेडनबर्न जिन्होंने ऑटोबायोग्राफी लिखी है वो इसका पार्ट थे। आर पी परांजपे इसका पार्ट थे। तो इस टाइप से हमारे कुछ इंडियन थे जो इसका पार्ट थे। वेलबाई कमीशन इसने अपनी रिकमेंडेशंस को दिया और बताया कि किस टाइप से मिलिट्री पर थोड़ा एक्सपेंडिचर जो है कम हो सकता है और डेवलपमेंट पर ज्यादा हो सकता है। कुछ रिकमेंडेशंस को, इसकी रिकमेंडेशंस को माना गया था। तो मॉडरेट्स का ये भी एक इंपॉर्टेंट वर्क था कि आप कह सकते हैं कॉन्क्रीट कंट्रीब्यूशन था कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इनके प्रेशर में आकर एक कमीशन अपॉइंट किया और उस कमीशन ने रिकमेंडेशन जो है दी कि किस टाइप से जो वेस्टफुल एक्सपेंडिचर है उसको कम किया जा सकता है। ओके स्टूडेंट, तो इस टाइप से ये वर्क चल रहे थे। इसी टाइम पर अब इंडिया में वायसरॉय बनकर आता है लॉर्ड कर्जन, जनवरी 1899 से लेकर 1905। ये जो सेम पीरियड है स्टूडेंट 1890 से लेकर 1900, जो डेकेड है, इसमें एक नई टाइप की एक्टिविटीज भी स्टार्ट हो रही थी, ये आपको समझना। इस टाइम पर क्या हो रहा था? प्लेग फैल रहा था, फेमाइन आ रहा था। तो हमारा जो यूथ है उसको समझ में नहीं आ रहा था कि मॉडरेट्स कर क्या रहे हैं। इनको लगता था, हमारा जो यूथ है, कि अब बस बहुत हो गया, अब हम सेम मेथड यूज करेंगे जो ब्रिटिशर्स करते हैं। कौन से मेथड? बॉम्ब एंड पिस्टल्स। इस टाइम पर यूथ जो है वो अलग अलग रीजन में काम कर रहा था। जैसे फॉर एग्जांपल स्टूडेंट आप देखते हैं तो यहाँ पर एक बहुत फेमस इंसिडेंट हुआ है, मैं इंसिडेंट पहले डिस्कस करता हूँ फिर आगे बढ़ेंगे थोड़ा। इंसिडेंट ये हुआ कि महाराष्ट्र में प्लेग फैला। जब ये प्लेग फैला तो महाराष्ट्र में घर घर में जो है डेथ हो रही थी स्टूडेंट। इस टाइम पर क्या हुआ? महाराष्ट्र की गवर्नमेंट जो है उसके जो कहते हैं ना डरना, एकदम वो डर जाती है। उसने सेंटर से हेल्प मांगी। तो क्या होता है? इस टाइम पर एक एक्ट बनाया गया। इस एक्ट का नाम था एपिडेमिक डिजीजेस एक्ट ऑफ 1897। ठीक है, एपिडेमिक डिजीजेस एक्ट ऑफ 1897। ये सेम एक्ट अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने यूज किया है कोरोना के टाइम पर। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कोरोना के टाइम पर 2 एक्ट यूज किए हैं। ठीक है, पहला जो मैंने आपको डिस्कस किया एपिडेमिक डिजीज एक्ट और दूसरा डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2006। ये जो एक्ट है ये पुलिस को पावर दे रहे थे कि आपको मास्क लगाना पड़ेगा। ये पावर दे रहे थे गवर्नमेंट को, अगर आपको कोरोना है तो आपको पकड़कर कैंप में ले जा सकता है। ठीक है, तो ये आप समझ गए होंगे एक्ट क्यों बनाया गया था। तो 1897 का ये एपिडेमिक डिजीज एक्ट बनता है। महाराष्ट्र की गवर्नमेंट के पास एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर्स आ जाती हैं। घर घर की तलाशी ली जाती है, आर्मी को बुला लिया गया। अगर किसी के घर में प्लेग फैला हुआ है, अगर सारे बंदों को प्लेग है तो उनको ले जाकर आइसोलेटेड कैंप में रखा गया, पूरे घर को आग लगा दी गई, फर्नीचर को जला दिया गया। तलाशी ली जा रही थी। आर्मी जो है स्टूडेंट कभी कभी ऐसे होता है, मेल ऑफिसर्स जो हमारी लेडीज हैं उनकी तलाशी ले रहे थे। तो एक्चुअल में बहुत ज्यादा एट्रोसिटीज हो रही थी। बाल गंगाधर तिलक जो महाराष्ट्र से आते हैं उनके 2 न्यूज़पेपर हैं, एक है मराठा और दूसरा है केसरी। आपको पता है मराठा किस में था? सोचिए, तो मराठा स्टूडेंट इंग्लिश में था और केसरी मराठी में था। तो केसरी में बाल गंगाधर तिलक ने आर्टिकल लिखा और उन्होंने लिखा कि जो प्लेग है वो हमारे लिए कम, लेस पेनफुल है। हमारे लिए ज्यादा पेनफुल क्या है? आर्मी के एट्रोसिटीज, गवर्नमेंट के एट्रोसिटीज। इस आर्टिकल को चापेकर ब्रदर्स ने पढ़ा। ये 3 भाई थे, दामोदर चापेकर, बालकृष्ण चापेकर और वासुदेव चापेकर। स्टूडेंट 2 भाइयों ने जाकर पूना का जो प्लेग कमिश्नर था उसका नाम था मिस्टर रैंड, RAND, उसको जाकर गोली मार दी और उसका जो उसके साथ जो उसकी सिक्योरिटी थी लेफ्टिनेंट IF, उसको भी मार दिया गया। तो ये फर्स्ट पॉलिटिकल मर्डर इंडिया में होता है। इस पॉलिटिकल मर्डर के बाद बाल गंगाधर तिलक को भी अरेस्ट किया गया, बिकॉज उन्होंने वो आर्टिकल लिखा था। उनको अरेस्ट किया गया, उनको 18 मंथ की जेल होती है। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ पर ये पॉलिटिकल मर्डर हुआ इंडिया में। इसके बाद ये एक्टिविटीज बढ़ने लगी। विनायक दामोदर सावरकर, जिनको आप जानते हैं VD सावरकर के नाम से, उन्होंने महाराष्ट्र में एक सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन बनाई। इसका नाम था मित्र मेला। और यही मित्र मेला स्टूडेंट बाद में ये चेंज होता है इसका नाम और ये बनता है अभिनव भारत। ओके, तो इस टाइप से ये चीजें स्टार्ट हो रही थी। मतलब फेमाइन चल रहा था,
प्लेग फैल रहा था, कुछ मर्डर्स वगैरह होने लगे थे, ये सारी चीजें चल रही हैं। अब इसी टाइम पर लॉर्ड कर्जन आ गया। लॉर्ड कर्जन आता है गवर्नर ऑफ इंडिया बनकर। स्टूडेंट, लॉर्ड कर्जन इंडिया में 3 to 4 जो है वो एक्ट लेकर आया, वन बाय वन आते हैं। जैसे कैलकाटा कॉर्पोरेशन एक्ट 1899, ये क्या है? कॉर्पोरेशन लोकल बॉडीज का पार्ट है। ओके स्टूडेंट, कॉर्पोरेशन क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल कैलकाटा में जो कॉर्पोरेशन है वो कैलकाटा सिटी को देखेगा। अब अगर आपको कैलकाटा में कोई काम करना है, मान लीजिए शोरूम खरीदना है या कोई बिजनेस स्टार्ट करना है, तो कॉर्पोरेशन से लाइसेंस लेना पड़ेगा। तो जो यूरोपियन कम्युनिटी है वो परेशान थी। क्यों परेशान थी? क्योंकि कॉर्पोरेशन में इंडियंस के नंबर ज्यादा थे। स्टार्टिंग में इंडिया में जो इलेक्शंस होते हैं स्टूडेंट, वो लोकल जो बॉडीज होती हैं उनके लिए होते हैं, जैसे कॉर्पोरेशन, यूनिवर्सिटी का जो बोर्ड होता है, म्यूनिसिपालिटीज, इनके इलेक्शंस होते थे और इन इलेक्शंस में इंडियंस इलेक्ट होकर जाते थे। तो कॉर्पोरेशन में इंडियंस के नंबर ज्यादा थे। ब्रिटिशर्स को और यूरोपियंस को परेशानी हो रही थी। उन्होंने कर्जन से बोला देखिए इसको सही करिए। तो कर्जन ने थ्रू कैलकाटा कॉर्पोरेशन एक्ट इंडियंस के नंबर कॉर्पोरेशन में कम कर दिए और ऑफिसर्स के नंबर बढ़ा दिए। इसी टाइप से आते हैं इधर एंशिएंट मॉन्यूमेंट एक्ट, प्रिजर्वेशन एक्ट। ये एक्ट अच्छा था और जो इंडिया में एंशिएंट मॉन्यूमेंट हैं उनके प्रिजर्वेशन के लिए लाया गया था। ये एक्ट कब आया था? 1904, कर्जन के टाइम पर। उसके बाद इंडियन यूनिवर्सिटीज एक्ट 1904। फिर से देखिए इंडिया में जो यूनिवर्सिटीज हैं उनके जो बोर्ड होते हैं उनका भी इलेक्शन होता था, तो उसमें इंडियंस की एंट्री हो जाती थी। बंगाल में तो ये चलता था। तो अब कर्जन क्या करता है? फिर से जो सेम पहले किया था कैलकाटा के टाइम पर, तो उसने क्या किया, जो यूनिवर्सिटी उनके बोर्ड हैं उनमें इंडियंस के नंबर कम कर दिए, गवर्नमेंट ऑफिसर्स के नंबर बढ़ा दिए। यूनिवर्सिटीज का मेन वर्क क्या होता है? कॉलेजेस को एफिलिएशन देना। तो ये एफिलिएशन की जो पावर है ये सीधे सीधे गवर्नमेंट ऑफिसर्स के हाथ में दे दी गई। आगे बढ़ते हैं। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट 1904, तो ये आपको ईयर भी याद रखने हैं। कैलकाटा कॉर्पोरेशन एक्ट 1899। उसके बाद एंशिएंट मॉन्यूमेंट एक्ट स्टूडेंट, ये कब आया? 1904। उसके बाद इंडियन यूनिवर्सिटीज एक्ट 1904, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट 1904। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट क्या था? गवर्नमेंट, ये बताया गया कि गवर्नमेंट की ऐसी बहुत सारी इंफॉर्मेशन होती है जो लीक नहीं कर सकते आप लोग। तो स्टूडेंट इस टाइप के जो हमारे न्यूज़पेपर्स थे उनके ऊपर रेस्ट्रिक्शन लगाया गया कि गवर्नमेंट की कुछ सीक्रेट चीजें हैं जिनको आप लीक नहीं कर सकते। तो इनडायरेक्टली जो हमारी प्रेस है उसकी आवाज को दबाना था। तो ये सारी चीजें चल रही थी। कर्जन थोड़ा अनपॉपुलर होता जा रहा था। कुछ अच्छे काम भी किए इसने, ऐसा नहीं था, बट ये अनपॉपुलर होता जा रहा था। इसके बाद अब ये बहुत ज्यादा अनपॉपुलर होने वाला था, बिकॉज ये डिसाइड करता है कि क्या करेंगे? पार्टीशन ऑफ बंगाल। ओके, पार्टीशन ऑफ बंगाल का डिक्लेरेशन आता है। सो समझिए स्टूडेंट अनाउंसमेंट कैसे आता है। 1903 में 1903 में एक गवर्नमेंट का मिनट आता है। मिनट, टेरिटोरियल रीडिस्ट्रीब्यूशन के नाम से मिनट आता है। मिनट समझते हैं? डॉक्यूमेंट रिलीज होता है। कुछ बुक्स में इसको कर्जोनियन मिनट भी बोला गया है। ठीक है, कर्जोनियन मिनट। इस मिनट में बताया गया कि बंगाल एक बहुत बड़ी प्रोविंस है। नो डाउट स्टूडेंट, बंगाल बहुत बड़ी प्रोविंस थी। अबाउट 8 करोड़ इसकी पॉपुलेशन थी। तो ये बताया गया कि बहुत बड़ी प्रोविंस है और एडमिनिस्ट्रेशन चलाने में प्रॉब्लम आ रही है। तो ये डिसाइड किया गया कि इसका जो है पार्टीशन किया जाएगा। तो बंगाल से अलग करके एक न्यू प्रोविंस क्रिएट की जाएगी, इसका नाम होगा ईस्ट बंगाल। ओके स्टूडेंट, तो इस टाइप से ये बताया गया। बंगाल से अलग करके एक न्यू प्रोविंस क्रिएट की जाएगी, ईस्ट बंगाल। ये वाला जो बंगाल का पार्ट होगा इसमें कौन कौन सी टेरिटरीज रहेंगी? तो इसमें रहेंगी वेस्ट बंगाल। ठीक है, बंगाल का जो वेस्टर्न पार्ट है। साथ में स्टूडेंट इसमें रहेंगे बिहार प्लस उड़ीसा। कैपिटल कैलकाटा। क्लियर? तो यहां पर बंगाल सेलेक्ट करके ईस्ट बंगाल बनाया जाएगा। कौन कौन से पार्ट होंगे? वेस्टर्न पार्ट ऑफ बंगाल प्लस बिहार प्लस उड़ीसा, कैपिटल कैलकाटा। इधर ईस्टर्न पार्ट ऑफ बंगाल प्लस असम, तो असम को यहां पर ऐड कर दिया गया और उसकी कैपिटल होगी ढाका। ओके, तो इस टाइप से बंगाल का पार्टीशन होना था। बंगाल से अलग करके ईस्ट बंगाल बना दिया। तो कुछ बुक्स में बताया गया कि वेस्ट बंगाल और ईस्ट बंगाल, वो लिख दिया उन्होंने, बट स्टूडेंट आपको रखना बंगाल एंड ईस्ट बंगाल। ओके, तो ये इन्होंने डिक्लेयर किया 1903। जब 1903 में इन्होंने डिक्लेयर किया कि भाई हम ये कर सकते हैं, तो हमारे मॉडरेट जो लीडर है उन्होंने बोला कि सोचना भी मत। और मॉडरेट ने बोला कि हम जो है आपको ये नहीं करने देंगे। अब सोचिए, मॉडरेट के पास तो अपना एक ब्रह्मास्त्र है। कौन सा ब्रह्मास्त्र था? पीपीपी।
मॉडरेट्स ने अपना पीपीपी स्टार्ट कर दिया, पेटिशन फाइल की गई, लेटर्स लिखे गए, ओपन लेटर्स लिखे गए, कोर्ट में जो है पेटिशन फाइल की गई, आर्टिकल्स लिखे गए। उस टाइम पर 3 न्यूज़पेपर्स हैं जो बहुत ज्यादा फेमस हुए। एक है बंगाली, जो सुरेंद्रनाथ बैनर्जी का न्यूज़पेपर था, ओके फ्रेंड, बंगाली न्यूज़पेपर। दूसरा था संजीवनी, आपको याद रखना संजीवनी वो न्यूज़पेपर है जिसने पहली बार बायकॉट की बात की है, ओके। संजीवनी कृष्ण कुमार मित्रा का न्यूज़पेपर था। और थर्ड है स्टूडेंट हिताब्दी, ठीक है, गजेंद्र नाथ टैगोर का न्यूज़पेपर था। तो 3 न्यूज़पेपर बड़े फेमस होते हैं, जनरल न्यूज़पेपर आप इनको कह सकते हैं। फिर से समझिए, बंगाली, संजीवनी एंड हिताब्दी। ढेरों आर्टिकल्स लिखे गए, प्रेशर क्रिएट किया गया, और हमारे लीडर्स को लगा कि हमने सफिशिएंट प्रेशर क्रिएट कर दिया है, कर्जन अब पार्टीशन नहीं करेगा, ओके। बट जुलाई आते आते कर्जन ने डिक्लेयर कर दिया कि पार्टीशन तो होगा, ओके। तो जुलाई 1905 क्लियर कर दिया गया, पार्टीशन तो होगा। क्लियर स्टूडेंट? तो यहाँ पर कर्जन ने डिक्लेयर कर दिया कि पार्टीशन तो होगा। इवन डेट भी फिक्स कर दी गई, डेट थी 16 अक्टूबर, इस दिन पार्टीशन इफेक्ट में आना था, ठीक है। तो आप देखेंगे 1903 से लेकर जो लीडरशिप है मूवमेंट की, इस मूवमेंट का नाम क्या है? एंटी पार्टीशन मूवमेंट। इस एंटी पार्टीशन मूवमेंट में कौन से मेथड यूज किए गए? पीपीपी। क्लियर? 2 साल तक ये मूवमेंट चलता रहता है। 1905 में क्लियर हो गया कि पार्टीशन होगा, देन पीपीपी फेल हो गए थे, मॉडरेट के मेथड फेल हो रहे थे। तो इस टाइम पर अब स्वदेशी बायकॉट की बात होगी, और एंटी पार्टीशन मूवमेंट 1905 में क्या बन जाएगा? स्वदेशी मूवमेंट। इसलिए आपको याद रखना है, एंटी पार्टीशन जो मूवमेंट है स्टूडेंट, इसमें मॉडरेट वर्क कर रहे हैं, स्वदेशी मूवमेंट फिर स्टार्ट होगा, मतलब एंटी पार्टीशन मूवमेंट का नाम ही हो जाएगा स्वदेशी मूवमेंट। उसमें भी मॉडरेट और जो हमारे एक्सट्रीमिस्ट है वो साथ में वर्क करेंगे। बट जब स्वदेशी मूवमेंट स्टार्ट होगा तो किसके मेथड्स यूज होंगे? एक्सट्रीमिस्ट। और हमारी जो मासेज हैं उनमें भी एक्सट्रीम आइडियोलॉजी, आप कह सकते हैं एक्सट्रीम क्वालिटीज आएंगी, उनमें भी एक्सट्रीमिज्म बढ़ेगा। और दैट्स वाई यहां से पीरियड चेंज होगा, हम कहते हैं पीरियड चेंज हो रहा है कांग्रेस का। तो यहाँ से 1905 से एक्सट्रीमिस्ट पीरियड जो है वो स्टार्ट होता है, ओके फ्रेंड। तो आगे क्या होगा तो हम 1905 में स्वदेशी मूवमेंट को डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। और जो नेक्स्ट लेक्चर हमारा होगा वो 1905 से लेकर 1920 में क्या हुआ? एनसीएम, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। 1905 से लेकर 1920, ठीक है, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। तो ये सारे लेक्चर्स को देखते रहिए और आपको इनसे बहुत ज्यादा हेल्प मिलने वाली है, ओके स्टूडेंट्स। थैंक यू वेरी मच।